बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। बर्मा में नवंबर के महीने में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नतीजे में नोबल इनाम याफ्ता बर्मी खातून लीडर ऑन सान सू की भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गई। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD फातेह हुई और चूंकि भारी अक्सरियत थी तो उनको हुकूमत बनाना उन्होंने शुरू किया, हुकूमत बनी। लेकिन फौज ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया गया इलेक्शंस में और वो तहकीकात का मुतालबा करते रहे, वो नहीं हुआ। यहाँ ये बात जिक्र करना ज़रूरी है कि बर्मा की अफवाज जो हैं उन्होंने सियासत में अपना बाकायदा रोल रखा हुआ है और जो उनका आइन है उसके मुताबिक उनकी असम्बली की 25% सीटें जो हैं वो अफवाज की तरफ से उनको फिल किया जाता है, यानी फ़ौजी नुमाइंदे वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। नतीजा ये है कि आर्मी किसी भी वक्त में उससे सियासत से अलग ना हुई। 1962 में पहली दफ़ा वहाँ पे फ़ौजी इनकलाब आया और फ़ौज ने हुकूमत संभाली। दरमियान में 1988 और फिर 2007 वगैरह में अप्स एंड डाउन्स आई, लेकिन उसके बावजूद 2011 तक फ़ौज का कंट्रोल रहा, फ़ौज ही हुक्मरानी करती रही। और फिर 2011 में पहली दफ़ा ये खातून जो ऑंग सान सू की हैं इनको हुकूमत मिली और चूंकि ये नोबल इनाम याफ्ता भी हैं, इनका मगरबी दुनिया में पजीराई भी काफ़ी थी, इसकी वजह से इनकी मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात कुर्बत निस्बतन ज़्यादा थी, जो कि फ़ौजी दौर में नहीं थी। और अब जब ये इलेक्शन हुए, ये दूसरे इलेक्शन थे और उसके बाद इन्होंने हुकूमत बनाई और ये फ्रॉड के इल्ज़ामात लगाए गए, तो उसके बाद 1 फरवरी को बर्मी अफवाज ने कंट्रोल संभाल लिया। वहाँ पे 1 साल के लिए उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी, मिलिट्री हुकूमत कायम कर दी और इन तमाम लोगों को जो इलेक्टेड थे, जिनमें ये ऑन सान सू की भी थी, इनको सबको गिरफ्तार कर लिया और इनको कस्टडी में लेके इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। उसके बाद ये है कि बर्मा में मुजाहरे शुरू हो गए और मुजाहिरीन जो हैं वो ज़्यादातर चाइना की एम्बेसी के बाहर जाके मुजाहरे करते रहे और वो मुतालबा करते थे कि चाइना इस इनकलाब को या फौजी टेक ओवर को इसको कंडेम करे, इसको बुरा भला कहे या फौजियों को कहे कि ये उन्होंने काम ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन चाइना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब चीज़ ये है कि जिस दिन ये इनकलाब हुआ या जिस दिन बगावत हुई, उसी दिन जो उनके कमांडर इन चीफ हैं बर्मा की फ़ौज के, उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी में चाइना के सफ़ीर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये हुआ वाक़या और अब चाइना के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। चाइना ने ख़ास तौर पे इस चीज़ की वजाहत की, ख़ास तौर पे चाइना के सफ़ीर जो वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का कतन कोई इल्म नहीं था, ना ही कमांडर इन चीफ ने इसके बारे में हमसे कोई बात की कि वो इस तरह बगावत करने पे हैं या हुकूमत को बरतरफ करना चाहते हैं। लिहाजा हमारा कतन कोई इससे वास्ता नहीं। हम ये समझते हैं कि ये बर्मा का मुकम्मल तौर पे एक अंदरूनी मसला है। लिहाजा इस तब्दीली के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, ना कुछ कहना चाहते हैं। अब बात यह है कि चाइना की एक बड़ी सख्त पॉलिसी, जिस पे वो बड़े मजबूती से कारबंद हैं, पीछे भी रहे कई सालों से और अब भी हैं, वो ये है कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में हिस्सेदार नहीं बनते, वहाँ दखल नहीं देते और ना ही वो कंडेम करते हैं उनके अंदरूनी मामलात में जो अच्छा बुरा होता है, और ना ही उसकी तारीफ़ करते हैं या कोई उसमें ऐसा दखल देते हैं जिससे ये किसी को शुबा पैदा हो, ख़ास तौर पे उस मुल्क के अवाम में, कि चाइना का कोई अमल दखल इसमें मौजूद है। अब मुजाहिरीन के मुतालबात के बावजूद जब चाइना ने इसकी कोई मजम्मत नहीं की, तो ये बात यहाँ रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। चाइना के ख़िलाफ़ मुजाहरे वहाँ पे होते जा रहे हैं। ये
दौर जो 10 साल जमहूरियत का था, जिसमें फ़ौज शामिल थी 25% सीटों के साथ, वो बिल आखिर इस हुकूमत की बरतरफी के साथ वो ख़त्म हो गया। 1988 में भी एक फ़ौज ने ये प्रो जमहूरियत जो या जमहूरियत के हमायती जो ग्रुप्स थे उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया था, और उस क्रैकडाउन की वजह से मगरबी दुनिया ने, ख़ासतौर पे अमेरिका ने, इनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की सैंक्शंस लगा दी थी। आज लोग मुजाहरे तो करते हैं, लेकिन उनको उन सैंक्शंस का डर है कि वो दोबारा ना ऐसी लग जाएं। बावजूद इस सूरत हाल के जो उनके मुल्क में है, बावजूद इस बगावत के जो हुई है, वो अपने मुल्क के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते कि लगाएं, क्योंकि उससे आवाम की ज़िंदगी बड़ी तंग हुई थी। और यही वो वजह है कि यहाँ पे वो मुजाहरे तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जहाँ मगरबी दुनिया को कोई अमल दखल हासिल हो। 1967 में भी वहाँ पे चाइना के ख़िलाफ़ बड़े फसादात हुए थे, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन ये फसादात चाइना के ख़िलाफ़ जब ये मामलात हुए तो ताल्लुकात तो ख़राब रहे, लेकिन 1988 की जो पाबंदियाँ, सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने और दूसरे लोगों ने, उसने इन लोगों को, बर्मा को धकेल के चाइना के करीब कर दिया। फिर मगरबी दुनिया के सैंक्शंस की वजह से बर्मा को हथियार मिलने बंद हो गए, लिहाजा बर्मी फ़ौज ने अपने ताल्लुकात जो है वो चाइना के साथ बढ़ाए, और चाइना उन मगरबी पाबंदियों के बावजूद इनको हथियार देता रहा, और उन हथियार के मिलने की वजह से इनकी फ़ौज में हालात बेहतर रहे। अब ये एक तरफ तो मगरबी दुनिया के ट्रीटमेंट की वजह से चाइना की कुर्बत हुई, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि चाइना ने भी अपने पांव फैलाने शुरू किए, और यहाँ पे जिस तरह वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान में हमारा ये एक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ उन्होंने चाइना बर्मा इकनॉमिक कॉरिडोर बनाना शुरू किया, और यही मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ उनके मामला तय पाए, और उसके बाद ये चीज़ जो है ये ऑन सुन की जो हैं उनके दौर में भी ये आगे बढ़ती रही, और चाइना ने इनकी माशी तरक्की में हिस्सा लिया और एक पाइपलाइंस का जाल बिछाया। पाइपलाइन मुख्तलिफ हिस्सों में बर्मा के बिछाई, और एक मेन पाइपलाइन जो कि चाइना के जनूबी सूबों से लेके रखनी, जो इनका बर्मा का सूबा है या बर्मा की स्टेट है रखनी, ये अंडमान आइलैंड या अंडमान सी जो है इंडियन ओशन में, वहाँ जाके खुलती है, और वहाँ पे बर्मा की एक गैस फील्ड है जहाँ से गैस लेके ये पाइपलाइन चाइना को सप्लाई कर रही है। यहाँ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चाइना को इंडियन ओशन के इस हिस्से में, जो कि मलाक्का स्ट्रेट के करीब पड़ता है, उसको रसाई हासिल हुई। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इशू है या डेवलपमेंट हुई है वो है क्वाड, जो कि अमेरिका ने बनाई, और अमेरिका ने उसके बाद, यानी भारत उसमें शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, जापान शामिल हुआ, खुद अमेरिका उसमें है, और इन मुल्कों के साथ साथ वो बाकी मुल्कों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। उसमें आसियान कंट्रीज़ हैं। अभी पिछले दिनों जो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात की चाइना के, ये अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ने, और बड़ी गूढ़ी बातें और बड़ी ऐसी कि जनाब बड़े ताल्लुकात, और वो अब वो कल्टीवेट कर रहे हैं इन मुल्कों को, जिसमें बर्मा भी शामिल है, कि चाइना के गिर्द घेरा किया जाए, घेराव बनाया जाए। ये वो चीज़ है जिसके लिए चाइना सेंसिटिव ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे चाइना अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ करके तो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। वो हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो किसी इंतशार का हिस्सा बने। और सॉफ्ट पावर क्या है कि वो बर्मा के अंदर माशी तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे उसने सारी दुनिया में शुरू किए हैं, यहाँ भी वो उसको करना चाहता है। यहाँ आप ये देखिए कि जब ये रखनी स्टेट है जहाँ पे रोहिंग्या से और रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ बहुत जुल्म हुआ, बड़ी कत्ल व गारत हुई, और 2007 के बाद यहाँ पे इन्होंने बर्मा की फ़ौज ने, बल्कि 2007-8 में ही बर्मा की फ़ौज ने यहाँ पे बड़ा कत्ल व गारत की, और ये काफ़ी सालों तक जारी रही। मगरबी दुनिया में इसकी बड़ी मजम्मत हुई, बड़ा प्रेशर आया, लेकिन चाइना ने इस पर कोई मजम्मत नहीं की।
और चाइना ने कोशिश यही की कि इनका दिफा किया जाए और मगरबी दुनिया के दबाव में कमी लाने के लिए चाइना इनका साथ निभाता रहा। अब चीज़ ये है कि और इसके साथ फिर 2020 में चाइना के सदर ने बर्मा का दौरा किया। अब आप देखिए कि चाइना बर्मा को एक ख़ास अहमियत देता रहा है। उसकी वजह एक तो उनकी अपनी सरहद मिलती है, दूसरी वजह ये कि उनको इंडियन ओशन तक रसाई मिली है, तीसरा ये कि जो ये क्वाड की वजह से घेराव की एक सूरत हाल है और चाइना नहीं चाहता कि कोई मुल्क उसका जो जो उसके हमसाया में है वो अमेरिका के साथ उस क्वाड का हिस्सा बन जाए या कम से कम उस क्वाड का हमायती बन जाए। तो ये उस इत्तेहाद से दूर रखने के लिए चाइना ने इनके साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक डेवलप किया। लेकिन उसके बावजूद कहा यह जाता है कि ये जो खातून हुक्मरान थी बर्मा की, इन्होंने ताल्लुकात वाशिंगटन के साथ बढ़ाने शुरू किए और उधर भी काफ़ी कुर्बत कर ली थी, जिससे गालिबन चाइना को ये एहसास था कि ये कहीं उसी साजिश का हिस्सा न बन जाए जो अमेरिका कर रहा है चाइना के खिलाफ। तो इस वजह से ये एक ऐसी सूरत हाल आ गई कि गो के चाइना ने इस बगावत का हिस्सा या बगावत में कोई हिस्सा नहीं डाला, बगावत में कोई मदद नहीं की, क्योंकि उनका असूल है कि वो अंदरूनी तौर पे किसी मुल्क में हाथ नहीं डालते। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि वो यहाँ पे जो भी हुकूमत होगी उनकी कोशिश यही होगी कि उसकी हमायत की जाए और उसको अपनी तरफ रखा जाए। तो इस वजह से जो आज वहाँ पे जो मिलिट्री गवर्नमेंट बन गई है वो भी चाइना से हमायत हासिल करने में कामयाब होगी और चाइना कभी मजम्मत नहीं करेगा। और इसके नतीजे में लगता यूं है कि बिल आखिर ये जो वहाँ पे बगावत हुई और मिलिट्री गवर्नमेंट बनी है ये स्टेबल हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मामलात नॉर्मल होने शुरू होंगे। जो जमहूरियत की जो जो इस वक्त सपोर्ट है, जो लोगों में बहुत ज़्यादा एहतजाज है, वो थोड़ा सबसाइड कर जाएगा, क्योंकि इसमें वादे भी आ जाएंगे साथ हुकूमत की तरफ से, मिलिट्री गवर्नमेंट की तरफ से, कि बड़ी जल्दी हम इसमें दोबारा जमहूरियत की तरफ चले जाएंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से लगता ये है कि बर्मा में हालात बिल आखिर नॉर्मल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।